हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एक्सप्लेन्स पे। बच्चों, हम लोग का पीरियोडिक टेबल का लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था स्लैटर्स रूल से कैसे हम लोग जेड इफेक्टिव निकालते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर टाइप कीजिए इंडियन एक्सप्लेन्स और स्लैटर्स रूल या जेड इफेक्टिव, हाउ टू फाइंड जेड इफेक्टिव, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। तो बताइए, अभी तक आप लोगों को पता है कि एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। और हम लोग अभी तक समझ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से कि एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो सपोज मान लेते हैं ये है प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन, और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस का जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, या एनर्जी या ऑर्बिट बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो किसी भी एटम के सेंटर से, सेंटर मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग रेडियस बोलेंगे। सेंटर से जो वैलेंस सेल का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस मान लेते हैं। सपोज ये एटम ए है तो रेडियस का क्या हो जाएगा? आर ए हो जाएगा। यही रेडियस है। रेडियस का मतलब क्या हो गया? रेडियस किस चीज़ को रिलेट कर रहा है? रेडियस बच्चों साइज को रिलेट कर रहा है। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बढ़िया साइज होगा उसका, उतना बड़ा साइज होगा। जितना छोटा रेडियस होगा उतना कम साइज होगा एटम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस का डिफिनेशन देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। बच्चों, टॉपिक है हमारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस क्या हुआ? न्यूक्लियस से, सेंटर से वैलेंस सेल का जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी कहाँ होता है पाए जाने की? कहाँ होता है पॉसिबिलिटी? सेल में होता है। तो न्यूक्लियस से उसका वैलेंस सेल तक का दूरी को हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इट इज द शॉर्टेस्ट, it is the shortest distance between किसी बीच में? न्यूक्लियस एंड, it is the shortest distance between nucleus and valence cell where the probability of finding electron is maximum। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या है? मैक्सिमम है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है उसी को क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। तो रेडियस क्या होता है? सेंटर से, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल का जो दूरी होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये तो रेडियस होता है, लेकिन रेडियस निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। आप किसी भी एटम का एक्चुअल रेडियस नहीं पता लगा सकते हैं। ठीक है, किसी भी एटम का हम लोग एक्चुअल रेडियस नहीं पता लगा सकते हैं। वी कैन नॉट कैलकुलेट द एक्चुअल रेडियस ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम का हम लोग एक्चुअल रेडियस कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। किसी भी एटम का हम लोग एक्चुअल रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? देखिए, इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन सेल में रहता है। और हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉन का जब वेव मॉडल पढ़े थे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में मैंने आपको बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये पार्टिकल का प्रॉपर्टी भी शो करता है और वेव का भी प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कभी बार बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। और हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े थे इलेक्ट्रॉन का, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ इन्फिनिटी पर 0 होता है। ये इसका सेल है, यहाँ पर दूसरा सेल भी बनेगा, यहाँ पर दूसरा सेल बनेगा, तीसरा सेल बनेगा और इन्फिनिटी तक बनेगा। और इन्फिनिटी पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जो फाइंडिंग होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, वो सिर्फ 0 होता है और कहीं पर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, ये अलग बात है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस से आप दूर जाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग जो होता है, पॉसिबिलिटी जो होता है, वो मिनिमम होता जाता है। जैसे रेडियस बढ़ेगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना कम होगी। लेकिन
लेकिन इलेक्ट्रॉन तो होगा वहाँ पे, पॉसिबिलिटी कम होगा लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो होगा, पॉसिबिलिटी कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए हम एक्चुअल रेडियस उसका नहीं बता सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, पॉसिबिलिटी कहाँ पर नहीं मिलने का इलेक्ट्रॉन है, इन्फिनिटी पर, और हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे डिक्रीज करेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी हर जगह होता है, तो इसलिए भी दिक्कत है एक्चुअल रेडियस कैलकुलेट करना। दूसरा ये भी है कि एटम को आप आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। नोबल गैस को अगर हम छोड़ दें, नोबल गैस क्या होता है, जो ग्रुप 18 का एलिमेंट होता है, आपको मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 18 का एलिमेंट को हम लोग नोबल गैस या इनर्ट गैस बोलते हैं, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका ऑक्टेट पूरा रहता है। तो उसको अगर छोड़ दे, वो सिर्फ एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन जो है वो सब खाली एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन और जितना भी एटम है वो सब मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो सब कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए एटम को आइसोलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, आप एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए भी क्या होगा, दिक्कत होगा। और एक क्या है, और ये एक प्रॉब्लम क्या था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी of finding electron is 0 only at infinity, सिर्फ इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, बाकी हर जगह आपको इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, हर जगह पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने का, इन्फिनिटी को छोड़ के। इसीलिए किसी भी एटम का हम लोग एक्चुअल साइज नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी एटम का हम लोग एक्चुअल साइज कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा रीजन क्या था, तो एटम को हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, उसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आइसोलेट करने में बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए उसका एक्चुअल साइज निकालना, वो भी रीजन आप लोग लिख सकते हैं। वी कैन नॉट आइसोलेट द एटम, एटम को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, उसको अकेला, वो हमेशा किसमें मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग तो रेडियस निकालेंगे कैसे, तो कैसे निकालेंगे रेडियस आपको बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। एटम हमेशा किसके फॉर्म में रहेगा, कंबाइंड स्टेट में रहेगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, या क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग रेडियस निकालेंगे उसके बॉन्ड के आधार पे, कि किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है, किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है, किस टाइप का बॉन्ड एटम जो है बनाया हुआ है। ठीक है, उसके आधार पे, किसके आधार पे, अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड लिख सकते हैं, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। ठीक है, वी क्लासिफाई द एटॉमिक रेडियस इन 3 टाइप्स। हम 3 प्रकार से एटॉमिक रेडियस को क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम। उसमें एटम में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, एटम के अंदर, 2 एटम के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सबसे पहला हमारा आता है कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहला क्या आता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर 2 एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसका हम लोग रेडियस कैसे निकालेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। वहाँ पर क्या होता है, शेयरिंग होता है। 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देता है, शेयरिंग होता है। एक एटम दूसरा मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देता है, तो शेयरिंग होता है। क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड में, क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। ठीक है, वहाँ से जो बॉन्ड बनता है हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कोवैलेंट बॉन्ड। तो समझ मानते हैं यहाँ पर एक एटम है। पहले चलिए डिफिनीशन लिखते हैं इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, it is the half of the distance between the nucleus of 2 like atom। ठीक है, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 like atom in which नहीं तो लिख सकते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंगल
कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये होता है, देखिए बताते हैं क्या होता है। पहले यहाँ पर सपोज ये एक एटम है, चलिए यहाँ पर बताते हैं एग्जाम्पल। ये एक एटम है, ये दूसरा एक एटम है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, शेयर हुआ है। ये वाला पोर्शन क्या बताता है, ये कॉमन पार्ट होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर दिखाता है, ये कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट। ठीक है, ये मान लेते हैं ये एटम ए है, ये दूसरा भी एटम ये ए है, मान लेते हैं ए टाइप एटम के लिए बता रहे हैं, दोनों सेम एटम है। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस के बीच का दूरी, इस दोनों का जो न्यूक्लियस का बीच का दूरी होगा, ये जो न्यूक्लियस का बीच का दूरी होगा कुछ होगा, ये मान लेते हैं ये डी होगा, ये न्यूक्लियस के बीच का दूरी कितना होगा, डी होगा। ठीक है, तो इसका रेडियस मान लेते हैं आर ए है, इसका रेडियस क्या है, आर ए है, इसका भी रेडियस क्या है, आर ए है। ठीक है, हमको ये आर ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर ए बराबर क्या हो जाएगा, डी ए ए। ये इसका रेडियस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या होगा, इसका रेडियस, और यहाँ से यहाँ होगा इसका रेडियस, तो आर ए प्लस आर ए क्या हो जाएगा, डी। ये मतलब डी हो जाएगा, ये इसके दोनों का बीच का दूरी, और क्योंकि दोनों एटम सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 2RA बराबर क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा, और यहाँ से 2 को हम नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, DAA/2। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा इस RA एटम, मतलब इस A एटम का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये होता है, इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 लाइक एटम। 2 लाइक एटम के बीच के न्यूक्लियस का, 2 लाइक एटम के बीच के न्यूक्लियस का जो दूरी होता है, उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो कि सिंगली कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, जिसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों के न्यूक्लियस के बीच के दूरी को हम लोग हाफ कर देंगे तो उस एटम का हमको रेडियस मिल जाएगा। तो ये किसके लिए था, ये लाइक एटम के लिए था, ए था। जरूरी नहीं है कि ए प्रेजेंट हो, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन भी हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमीन भी हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन होगा तब ठीक है, ब्रोमीन होगा तो ठीक है, हाइड्रोजन है तो ठीक है। सेम टाइप के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। अगर डिफरेंट होगा, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए बताते हैं, इसको पहले नोट कीजिए। ये सिंपल था, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, उसके बाद लाइक एटम होना चाहिए, उसके बाद दोनों का न्यूक्लियस का दूरी निकालेंगे, समझ मानते हैं डी होगा, उसको अगर हाफ कर देंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। ठीक है, इसी कोवैलेंट बॉन्ड में दूसरा केस आता है, ये इसी कोवैलेंट बॉन्ड में, ये तो पहला केस था, ये पहला केस था। पहला केस क्या था, केस फर्स्ट क्या था कि होमो एटम के लिए क्या, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर रहेगा तो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब जिसमें सेम टाइप का एटम प्रेजेंट होगा। होमो एटॉमिक कहने का मतलब सेम टाइप का एटम जिसमें प्रेजेंट होगा। ये हो गया होमो एटॉमिक, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी आया, ये ए एटम है, ये भी ए एटम है, तो इसका रेडियस है आर ए, इसका भी रेडियस क्या है, आर ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, DAA/2 बराबर आर ए। यही हम लोग अभी निकाले थे, किसके लिए, लाइक एटम के लिए। अगर एटम क्या होगा, ये क्या था, केस फर्स्ट था किसके लिए, होमो एटॉमिक के लिए। अब इसी पर देखते हैं हेटेरो एटॉमिक के लिए, इसको नोट कीजिए। ये मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, होमो एटॉमिक का हो गया। चलिए हेटेरो एटॉमिक का देखते हैं। ये केस फर्स्ट था। अब हेटेरो एटॉमिक, ऐसा जरूरी है कि सेम एटम हो सकता है, डिफरेंट एटम भी हो सकता है। तो ये केस क्या है, सेकेंड केस में क्या होगा, ये मान लेते हैं केस ये सेकेंड, 4 हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब जिसका जो डिफरेंट होगा। सपोज मान लेते हैं एक ये है और ये एक मान लेते हैं ये छोटा वाला है। ये मान लेते हैं सपोज ए है, इसका नाम है बी, इसका ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस, इसका भी क्या करेंगे, इसका रेडियस मान लेते हैं आर ए है, रेडियस ऑफ एटम ए, इसका रेडियस मान लेते हैं आर बी है, रेडियस ऑफ एटम बी। तो इसको हम लोग जो है एक फेमस इक्वेशन से निकालते हैं जिसका नाम है,
इसका हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब सिंपल आप लोग समझिए, आगे वैसे हम लोग पढ़ाएंगे हम कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपने तरफ खींचने का क्षमता। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको अपने तरफ खींचने का क्षमता। अगर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉड है इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन शेयर है, ये शेयर वाला पार्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने तरफ खींच लेगा ये। अगर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसको हम आगे में डिस्कस करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं, इसका ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काय ए है, इसको काय पढ़ा जाता है या एक्स से भी पढ़ सकते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का क्या है? काय बी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा काय क्या हो जाएगा? काय ए माइनस काय बी। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का क्षमता। जो ज़्यादा खींचेगा अपने तरफ वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो एक फेमस इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो फेमस इक्वेशन है वो है स्टीफेंसन एंड शूमेकर इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? सिंपल फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है डी ए बराबर होता है डी ए बराबर ए का रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 मोड काय ए माइनस काय बी। ये होता है फॉर्मूला किसका? स्टीफेंसन शूमेकर इक्वेशन। ठीक है। इसमें डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ये डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी क्या है? ये है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर आपको हेटेरोएटॉमिक दिया है, आपको बोल रहा है रेडियस निकालने के लिए, तुरंत ये फार्मूला लगा देंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिया रहेगा, सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन होगा, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिया रहेगा। हाइड्रोजन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका होता है, फ्लोरीन का पूरा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। जिसका वैल्यू 4 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 के करीब होता है। तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दिया रहेगा, उसका आप लोग डिफरेंस निकाल लीजिएगा। और रेडियस आर ए दिया रहेगा क्वेश्चन में, आर बी भी दिया रहेगा, और 0.09 से क्या करेंगे उसको, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को। वहाँ से आपको क्या निकल जाएगा? डायमीटर निकल जाएगा। ये डी आपको निकल जाएगा, ये डी आपको निकल जाएगा। ठीक है। देखिए इसमें उतना टेंशन नहीं लेना है, आपको एग्जैक्ट रेडियस नहीं चाहिए किसी का। हम लोग अगला लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? रेडियस का ट्रेंड पढ़ेंगे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जानते हैं तो रेडियस क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। लेफ्ट से राइट अगर पीरियड में जाएंगे तो रेडियस क्या होगा। ठीक है। तो आपको सिर्फ ट्रेंड हम लोग को पढ़ना है, तो आपको अंदाजा लगाना है बस। जैसे ए और बी में किसका रेडियस बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, तो आपको एग्जैक्ट मैंने अंदाजा लगाना है। इसीलिए ये फार्मूला बस याद रख लीजिए आपके सिलेबस में, इसीलिए यहाँ पर मैंने बता दिया। क्वेश्चन भी आ सकता है इससे। ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला टाइप में चलेंगे हम लोग। ठीक है। अगला टाइप है हमारा मेटालिक रेडियस। अगला टाइप है हमारा मेटालिक रेडियस। अगला टाइप क्या है? मेटालिक रेडियस। दूसरा टाइप है हमारा मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस ये क्या होता है? इट इज 1/2 of the distance between nucleus of two nearest neighboring atom in metallic crystal
क्रिस्टल, किसी भी मेटालिक क्रिस्टल में दो नियरेस्ट नाइबरिंग एटम का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। उसका अगर हाफ कर देंगे तो देखिए, जैसे ये यहाँ पर मैंने बना दिया मेटालिक क्रिस्टल। देखो जो मेटालिक क्रिस्टल में क्या होता है, ये इस तरह से एटम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एक दूसरे से टच रहता है पूरा, ठीक है। या आप मान लीजिए एक ही प्रकार का एटम है सब, ठीक है, एक ही टाइप का एटम है। और आपको पता होगा कि मेटल के पास ये मेटालिक क्रिस्टल है, ये क्या है, मेटालिक क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल, ये मेटालिक क्रिस्टल है। और मेटल हमेशा क्या होता है, मेटल के पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सी मतलब समुद्र होता है इलेक्ट्रॉन का, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए आप लोग पढ़े होइएगा कि मेटल गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एकदम इलेक्ट्रॉन उसमें खोजना नहीं पड़ता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सारा जो मेटल होता है उसमें ऐसे प्लस 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 चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ठीक है। मेटल प्लस चार्ज कहने का मतलब देखिए, सोडियम है, सोडियम क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो बन गया Na प्लस, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो प्लस चार्ज आता है उस पर, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दिया, तो इस स्टेट में हमेशा रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये वॉइड सब में क्या होता है, ट्रैप रहता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर रहता है। तो इसमें फोर्स किसके किसके बीच में रहता है, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कर्नल बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कर्नल, 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 इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव एटम जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्नल, ये क्या है, कर्नल है, ठीक है। तो और इसकी फोर्स किसके बीच में रहता है, देखिए इसके बीच में रहेगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव एटम के बीच में, इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव एटम के बीच में, इलेक्ट्रॉन सब एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता रहता है, देखिए इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव एटम के बीच में। तो इस तरह से कुछ मेटालिक क्रिस्टल रहता है, ठीक है। तो इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नियरेस्ट नाइबरिंग एटम, दो नियरेस्ट नाइबरिंग एटम, किसी का दो ले सकते हैं आप, किसी का लीजिए, देखिए सपोज ये दोनों नियरेस्ट है, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं क्या आ गया, ये DA आ गया, कितना आ गया, DA आ गया, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, DA। इसको अगर हम हाफ कर देंगे क्या करेंगे, ये आप एक बात बताइए, सब तो यही एटम होगा, मान लेते हैं A है, सब क्या है, A एटम है, सब A ही है। क्यों? क्योंकि अगर हम सोडियम का क्रिस्टल लेंगे तो उसमें सिर्फ सोडियम का ही एटम होगा, मैग्नीशियम का क्रिस्टल लेंगे तो सिर्फ मैग्नीशियम का एटम होगा, ठीक है। कार्बन किसी का अगर मेटालिक क्रिस्टल ले रहे हैं तो कोई भी अगर मेटल लेंगे तो जैसे कॉपर लेंगे तो सिर्फ कॉपर का ही एटम होगा उसमें, ठीक है। तो मान लेते हैं A एटम इसमें प्रेजेंट है सारा, तो DAA हो जाएगा ये, और उसको क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा RA का, इसका मेटालिक क्रिस्टल है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मेटालिक रेडियस निकालते हैं। दो नियरेस्ट नाइबर का जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम निकाल लेंगे, जो दो नियरेस्ट नाइबर है उसके बीच का हम लोग क्या कर निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा हमको, ठीक है, DA, ठीक है, समझ में आ रहा है, DA है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो मेटालिक रेडियस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा आता है कोवैलेंट, कोवैलेंट हो गया, मेटालिक हो गया, तीसरा आता है हमारा वैन डर वाल रेडियस। तीसरा कौन सा आता है, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। तीसरा है हमारा वैन डर वाल रेडियस, तीसरा है वैन डर वाल्स रेडियस। ये क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं, देखिए वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में। सपोज जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल दे देते हैं, H2 और H2 के बीच में जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग बोलेंगे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, याद रहेगा ये। और ये बहुत वीक फोर्स होता है, क्या होता है, बहुत ही वीक फोर्स होता है। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज 1/2 of the distance between, it is 1/2 of the distance between nucleus of two
एडजेसेंट एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, दो क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है हमारे पास। ये एक मॉलिक्यूल है, ये मान लेते हैं ए मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ये है हमारे पास, ये हमारे पास बी मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास ए मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास बी मॉलिक्यूल है। और जो इसका देखिए इसका डिस्टेंस क्या होता है, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम। देखिए इसका ये एडजेसेंट है, इसके बगल वाला ये है, तो इस दोनों के न्यूक्लियस के बीच का दूरी, इस दोनों के न्यूक्लियस का बीच का दूरी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों के न्यूक्लियस के बीच का दूरी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या कि 1/2 है, ठीक है। तो हमको रेडियस ऑफ ए बी निकल जाएगा, आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक एटम ए हो गया, ये एक एटम बी हो गया, तो इसके बीच का रेडियस क्या हो जाएगा, डी ए बी डिवाइडेड बाय 2, डी ए बी डिवाइडेड बाय 2, ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि ये ए मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ये बी मॉलिक्यूल डिफरेंट है, तो ऐसे डिवाइड करेंगे तो दोनों का रेडियस तो बराबर ही आएगा। तो आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रेडियस हम लोग को जो है कंपेयर सिर्फ करना है, तो आपको एक्चुअल रेडियस नहीं चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो निकाल दीजिएगा वैल्यू देके, ठीक है ना। अगर वैन डर वाल रेडियस पूछा है तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो रेडियस कैलकुलेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। तो देखिए इसका डिफरेंस क्या है, इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम, दो एडजेसेंट एटम के बीच के न्यूक्लियस का दूरी ऑफ एडजेसेंट एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है। इसके जो एडजेसेंट वाला एटम होगा दो, उसके बीच का दूरी हम लोग क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रेडियस बोलेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये रेडियस जो होता है सबसे बड़ा होता है, इसका डिस्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये रेडियस सबसे बड़ा होता है, हम लोग कंपेयर करते हैं कौन सा रेडियस बड़ा, कौन सा रेडियस छोटा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वैन डर वाल फोर्स क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स होता है जो दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग वैन डर वाल रेडियस निकलते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन सा रेडियस बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, अभी तक तीनों रेडियस पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सा रेडियस बड़ा होता है, कौन सा रेडियस छोटा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़े कौन सा रेडियस, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। उसके बाद हम लोग पढ़े मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, और तीसरा हम लोग पढ़े वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। हम लोग 3 रेडियस अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए तो कोवैलेंट रेडियस कैसा था, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है, जब ओवरलैपिंग होता है। देखिए ओवरलैपिंग हुआ था, क्या हुआ था, ओवरलैपिंग हुआ था, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है। मेटालिक रेडियस देखिए, मेटालिक बॉन्ड कैसे होता है, ऐसे होता है, आपको मैंने बताया था, ऐसे एक दूसरे से सटा हुआ होता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे करके होता है। और वैन डर वाल क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, ठीक है। देखिए तो रेडियस मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ सबका, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच का दूरी जो होगा, ये मान लेते हैं डी, ये ए है, ये ए है मान लेते हैं, तो ये डी ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच का रेडियस देखिए, इसके बीच का रेडियस ये भी मान लेते हैं ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डी ए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी डी ए। तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि किसका रेडियस बड़ा है। देखिए ये ओवरलैप किया हुआ है, ये दोनों सटा हुआ है, सिर्फ ये दोनों हटा हुआ है। सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा बताइए, सबसे ज़्यादा रेडियस जो होगा वो वैन डर वाल रेडियस होगा। किसका रेडियस होगा, वैन डर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा। उसके बाद मेटालिक रेडियस, क्योंकि देखिए ये सटा हुआ है, मेटालिक रेडियस। सबसे कम कोवैलेंट रेडियस, सबसे कम कोवैलेंट रेडियस। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, उसका रेडियस कम। आपको मैं बताऊंगा जेड इफेक्टिव, अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे, ट्रेंड पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल में, उसमें मैं आपको बताऊंगा। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, देखिए इसमें ये वीक फोर्स होता है, ये क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इसका रेडियस क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इसका ठीक ठाक होता है और इसका सबसे ज़्यादा होता है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से सबसे कम रेडियस होगा, ठीक है। ये ज़्यादा क्लोज आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये रेडियस के बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग किसी भी एटम का एक्चुअल रेडियस नहीं निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं वो भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग।